नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी राजी पूर्वक से होंगे। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं ना, ये हमें राजेश जी ने भेजा है। राजेश जी की ये खुद की कहानी नहीं, उनके एक मित्र के साथ में ये घटी हुई सच्ची घटना है। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, इस कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक शेखर नामक एक नौजवान लड़की की। उम्र लगभग 27 साल हो चुका था। ये जो कहानी है, घटना तब की है जब साल 2005 की दिसंबर का ठिठुरता हुआ सर्दी का महीना था। शेखर कॉलोनी में रहते थे, गरीब परिवार से थे और वो ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। लेकिन उसी कॉलोनी में एक लड़की से उनका अब प्रेम हो गया था, एक तरफा प्रेम था। और वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उस कॉलोनी के बहुत सारे लड़के उस पर मरते थे। लेकिन राजेश जो थे ना, मन ही मन उस लड़की से बहुत ही प्यार करते थे, जिसका नाम था आंचल। एक तरफा प्यार था। कभी हिम्मत नहीं हुई कि उसके सामने जा कर के मैं आई लव यू बोल दूं। ऐसा मन में कई बार सोचा था। कभी कभी उनकी ऑटो रिक्शा की सवारी करती थी तो अपने दिल के बात कहना चाहती थी, और लड़की पूछती भी थी कि कुछ तुम बोल रहे थे ना, अभी कुछ बोल रहे थे ना। तब जैसे लगता था शेखर को कि सांप सूंघ गया है। वो मन की बात, दिल की बात सब दिल में ही रह जाती थी। कभी कभी उसको स्टेशन पर छोड़ने के लिए आते थे। वो स्टेशन पर आती थी अपने बुआ के घर जाने के लिए, और ज़्यादातर उनकी ऑटो की सेवा लेती थी। तब वो पैसा भी नहीं लेती थी। अब मन ही मन शायद वो भी लड़की शेखर को चाहती थी। लेकिन शेखर जो थे ना, बहुत ही डरते थे। एक तो कॉलोनी का मामला था, और उस पर जो बहुत सारे लड़के अब एक तरह से दीवाना थे। और एक लड़का ने तो शेखर को धमका भी दिया था कि देख शेखर, इस लड़की से तू दूर रहा कर, नहीं तो तू जानता है ना कि मैं कैसा इंसान हूँ। और तब से शेखर का हिम्मत जो था ना, टूट गया था। डर गए थे उस लड़के से कि भाई, वो मवाली किस्म का लड़का है, गुंडा बदमाश सा है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ मैं ये सब झेलता फिरूंगा। लेकिन शेखर के दिल से वो लड़की का याद मिटा नहीं था। अभी भी कभी कभी वो अपने जैसे सवारी करते थे ऑटो रिक्शा की, तो लड़की जब आ जाती थी ना, उसको मना नहीं करते थे, बिठा लेते थे। लेकिन डरते थे कि कहीं वो मवाली लड़का अब उसे देख तो नहीं रहा था। दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। कई बार उस लड़की ने, जो जिसका नाम था आंचल, इशारा करती थी बातचीत करने का, शुरुआत करने का। लेकिन शेखर जो थे ना, बहुत डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे कि कहीं उस लड़की को पता लग गया ना तो मेरी तो छुट्टी कर देगा। लेकिन उस लड़की के दिल में शेखर का प्रति चाहत थी। शेखर खुद इस चीज़ को महसूस करते थे। स्टेशन पर जब अपना ऑटो रिक्शा लेके जाते थे, तब वो लड़की खुद कहती थी कि आओ शेखर, कैंटीन पे चलते हैं, वहाँ चाय पी लेते हैं, सर्दी का टाइम है, आओ। तब शेखर इधर उधर देखते कि लड़का तो नहीं है। तब डरे सहमे कैंटीन में जाते थे, चाय पीते थे। लड़की मुस्कुराती हुई सवाल पूछती रहती थी और शेखर हाँ हूँ में जवाब देते थे। लड़की कहती थी, अरे शेखर, तुम घबरा क्यों रहे, क्यों डर रहे हो, किससे डरते हो। लेकिन शेखर किसी बात का जवाब नहीं देते थे। तब तक ट्रेन का टाइम हो जाता था, लड़की निकल जाती थी। ऐसा ही शेखर थे। अब इसके बाद जो लड़की एक रात अपना घर छोड़ करके और कहीं चली जाती है, इसके बाद जो कॉलोनी में अब जो लड़के हैं आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं कि आखिर उस लड़की को कौन भगा के ले गया, किसके साथ भाग गई। हम लोग तो यहीं पे हैं। जितने हम लोग अब उससे प्यार करते थे, उसको चाहते थे, तो आखिर उसको कौन ले गया, कौन बाजी मार ले गया। और वो जो लड़का था ना, जिससे शेखर डरते थे, वो भी शेखर से पूछने लगा, अरे इसमें तेरा कहीं कोई रोल तो नहीं है उसको भगाने में, आखिर वो गई कहाँ पर। लेकिन शेखर कहने लगे, नहीं भैया, मैं तो जानता तक नहीं, आपने मुझे धमका दिया था, तब से मैं उससे बात भी नहीं करता था। हाँ, कभी कभी मैं रेलवे स्टेशन उसको छोड़ने के लिए जाता था। आखिरकार
ऐसा लग रहा था कि उस लड़के को संतुष्टि नहीं मिली है, लेकिन अब कर क्या सकते थे। धीरे धीरे 2 साल हो चुका था। लोगों को लगने लगा कि वो लड़की कहीं भाग गई है या फिर किसी हादसे की शिकार हो गई है। आखिर गई तो कहाँ गई? गई किसी के साथ में तो अभी तक अपने घर क्यों नहीं लौट के आई? किसी को कुछ मालूम नहीं है। 2 साल बीत जाता है और शेखर उस लड़की से बहुत ही प्यार करते थे। घर वाले उनको अब रिश्ता कराने की कोशिश करते हैं कि बेटा शादी जो हो गए हो अब शादी भी कर लो। और तब शेखर कहने लगे कि नहीं, थोड़ा अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए। अभी मैं थोड़ा गरीबी में चल रहा हूँ, थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए, तब मैं शादी ज़रूर करूँगा। अब इसके बाद वो बहुत ही मेहनत करते थे। सुबह भी जब भी मौका मिलता था सवारी ज़रूर ढोते थे, पहुँचाते थे। यही तो उनका काम था। और रात रात भर भी, सर्दी के टाइम में भी, वो कड़ाके की सर्दी में भी मेहनत करते थे। जब लोग अधिकांश ऑटो रिक्शा वाला अपने अपने घर जा चुके होते हैं, क्योंकि सर्दी के टाइम में सवारियाँ बहुत कम मिलती थी। अब मिलती भी थी तो अब कोई ना कोई बहाना करके टाल देते कि नहीं भाई, ये तो बहुत ठंड लगेगी, इसमें तो हवा तेज़ लगेगा, हम कोई वो टैक्सी ले लेते हैं, कोई और साधन ले लेते हैं। ऐसा ही सर्दियों के टाइम में होता था। और वैसे ही एक सर्दी के टाइम में दिसंबर का महीना, कड़कती हुई सर्दी चल रही थी। और शेखर जी स्टेशन के बाहर में अब एक सवारी छोड़ कर के आए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कोई सवारी मिल जाए, कोई सवारी मिल जाए। लेकिन सवारी मिलने का नाम नहीं रही थी। अब वहाँ से कॉलोनी उनका भी दूर था। अब सोच रहे थे खाली क्यों मैं जाऊँ, कोई भी सवारी मिल जाए, लास्ट सवारी होगी, चाहे कहीं का भी हो, मैं छोड़ूंगा और फिर अपने घर की तरफ निकल दूंगा। रात घड़ी 12:30 बजा रही थी और तब एक ट्रेन आकर रुकती है। उम्मीद जग जाती है शेखर जी को, जरूर इस ट्रेन में कोई ना कोई सवारी मुझे मिलेगी। लेकिन कुछ ही बहुत कम ही लोग उस ट्रेन से उतरते हैं। सर्दी का टाइम होता है और वो भी जिनके जिनके साधन अब आए हुए थे, घर से लोग लेने आए थे, वो उसमें बैठ बैठ करके अपना चले जाते हैं। और कोई ऐसा था जो टैक्सी लेता है और निकल लेता है। मतलब इतना देर इंतज़ार करने के बाद में शेखर को निराशा हाथ लगती है। मन थोड़ा व्यथित हो जाता है और कहते हैं चलो अब यहाँ से निकला जाए, यहाँ तो कोई सवारी नहीं मिली। अब आज रात ऐसा ही मौसम है, मौसम बिगड़ रहा है, बूंदाबांदी भी हो रही है, कहीं ज़ोर से बरसात हो गई फिर मैं भी फंस जाऊँगा। चलो अपना घर निकलते हैं। शेखर मन बना लेते हैं और अपना ऑटो स्टार्ट करते हैं और तभी एक मधुर आवाज़ गूंजता है, रिक्शा खाली है। शेखर बिना देखे हुए अब वो बोल देते हैं हाँ 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 जी मैडम खाली है। आवाज़ एक लड़की थी, मधुर आवाज़ थी, तो बिना देखे ही बोल दिए। आप फिर जब पलट के देखते हैं ना तो एक सवारी से समझते हैं भाई सवारी है, अब क्या उसको देखना, क्या नहीं करना, हमें क्या करना है। शेखर ऐसे ही इंसान थे। सवारी कहती है कि हाँ हमें इस जगह पर चलना है। शेखर कहते हैं कि मैडम वो जगह तो काफ़ी दूर है, किराया आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। वो जो महिला थी, लड़की थी, कहती है थोड़ा मुस्कुरा करके, शेखर देख नहीं पाते हैं, बस उसकी थोड़ी सी खिलखिलाती हुई हंसी, अरे मैं पैसे दूंगी ना, पैसे की चिंता क्यों कर रहे हो, तो क्या मैं बैठ जाऊं? हाँ, तब शेखर कहते कि हाँ मैडम बिल्कुल आप बैठ जाइए। वो महिला यानी औरत वो उसमें बैठ जाती है। अभी तक उसका पूरा चेहरा देखे नहीं थे। वो दुपट्टे से अपने चेहरे को थोड़ा सा कवर कर रखी थी, जैसे अब कान में हवा ना लगे, ठंडी का टाइम था। लेकिन कमाल की बात थी कि गर्म कपड़े उसके शरीर पर नहीं थे। शायद ठंड से बचने के लिए उसका ये जो दुपट्टा बांध रखा था फेस पर, वही लग रहा था उसके लिए काफ़ी है, तभी तो ऐसा कर रही थी। नहीं तो शेखर डबल डबल स्वेटर पहन रखे थे। हाँ, तब भी ठंड की एहसास हो रही थी और ऊपर से आसमान, अब जो मौसम था बिगड़ रहा था, बूंदाबांदी अब शुरू हो गई थी। हाँ, तब शेखर बिना देर किए हुए अपना ऑटो स्टार्ट करते हैं और फिर वो जो मैडम थी उसकी बताए हुए पते पर चलने लगते हैं। कभी भी वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, अपनी सवारी के साथ में ऐसा ही करते थे, हमेशा आगे की तरफ निगाह रखते थे। तभी आवाज़ आती है। जब आवाज़ मैडम ने देती है तब आवाज़ को महसूस करते हैं कि आवाज़ तो सुनी सुनाई है,
ये आवाज़ लग रहा है कि मैं कई बार सुन रखा हूँ। और वही कहती है कि ड्राइवर साहब, कितनी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे उस जगह पर। शेखर मन ही मन तुलना करने लगते हैं कि ये आवाज़ मैंने सुनी हुई है, किसकी आवाज़ है। और तब दिमाग में आता है कि अरे, ये तो आवाज़ आंचल की है, जिससे मैं बहुत प्रेम करता था। और वो एक रात अपने घर से गायब हो जाती है और तब वो लौट के नहीं आती। गली के लड़के को कहना है कि उसके साथ में कोई न कोई हादसा हो गया है। ये तो आंचल है। और उनका जो मन था बेचैन हो जाता है और फिर पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं, लेकिन अभी भी वो चेहरा कवर किए हुए थी। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही औरत खिलखिला के हंसती है। क्या देख रहे हो ड्राइवर साहब, पीछे क्या देख रहे हो? मैं पूछ रही ना कि कितनी देर में हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे। तब उसकी बात को जवाब नहीं देते हैं, चेहरा देखने की कोशिश करते हैं। आंखें तो ऐसी लग रही है, बाल भी इसके स्टाइल यही है। अगर इसके चेहरे से कवर हट जाए, मतलब वो दुपट्टा हट जाए, तो बिल्कुल आंचल ही लगेगी। जैसे स्टीयरिंग पर हाथ कांपने लगा था, हैंडल पकड़े हुए ऐसा लगने लगा कि कहीं मैं एक्सीडेंट ना कर दूं। इतनी खुशी मन में हो रही थी, अरे ये तो आंचल की तरह दिख रही है, ये तो कहीं आंचल तो नहीं है। आखिरकार ब्रेक लगा देते हैं और वैसे ही मुड़ कर देखने लगते हैं। और तब लड़की कहती है, ड्राइवर साहब, ये क्या कर रहे हो बदतमीजी? इस जगह आपने ऑटो रिक्शा क्यों रोक दिया? मुझे जल्दी पहुंचना है। क्या आपको समझ में नहीं आ रही है? ये ठीक नहीं कर रहे हो आप। इस जगह पर सुनसान एरिया में अपना ऑटो रोक करके क्या आप मुझसे बदतमीजी करना चाहते हो? लेकिन शेखर कहते हैं कि देखिए, माफ़ कीजिएगा, मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं कर रहा था। मैं अपना एक दोस्त की तलाश कर रहा हूँ आप में। बिल्कुल आप ही की तरह वो उसकी आवाज़ थी और आधा चेहरा तो आपका ढका हुआ है, लेकिन जो खुला हुआ चेहरा है मैं देख करके अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि कहीं वो मेरी मित्र तो नहीं है, जिसका नाम आंचल है। जैसे ही ये बात बोलते हैं ना, लड़की खिलखिला के हंस देती है और कहती है, तुमने ठीक पहचाना। अब उसके बाद आंचल जो, मतलब वो जो दुपट्टा अपना चेहरे पर कवर कर रखी थी, हटा देती है। ये तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। आंचल को देख करके एकदम शेखर खुश हो जाते हैं, मन एकदम प्रफुल्ल हो जाता है। कहते हैं, अरे तुम थी कहाँ आंचल इतने दिनों से? 2 साल से ऊपर हो चुका है और हमारे गली के तो लड़के कह रहे थे कि तुम्हारे साथ में कोई हादसा हो गया है। क्या ये सच बात है? तुम थी कहाँ इतने दिनों से? तब जो आंचल थी हंसते हुए कहने लगी, अरे मैं किसी के साथ में थी। क्या करना है तुम्हें? क्या करना चाहिए? क्या क्या चाहिए तुम्हें? जब मैं तुमसे प्रेम कर रही थी, अब तुम तो मेरा साथ नहीं दिए, तो मैं क्या ऐसे ही बैठी रहती? मैं अपने लिए जीवन साथी चुन लिया था और उसी के साथ में चली गई थी। जैसे शेखर को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी वो कर सकती है। मन उदास हो गया था। तब आंचल कहती है कि शेखर, मैं तुम्हें देख के पहचान गई थी। अब मुझे लगा कि तुम ये सवाल जरूर करोगे, और इसलिए मैं सवाल का जवाब देना नहीं चाह रही थी, और इसलिए मैं चेहरा अपना कवर की हुई थी। लेकिन तुमने मेरी आवाज़ से भी पहचान लिया, मतलब आज भी तुम मुझसे इतना मोहब्बत करते हो? शेखर कहने लगे कि जी, मैं हमेशा करता रहूँगा। मैं जो एक बार किसी को चाहा है ना, अभी तक मैंने अपनी शादी नहीं की है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी न कभी आपसे मेरी मुलाकात जरूर होगी। जैसे आंचल को अब इस बात को ऐसा जवाब मिलना तय नहीं था, वो भी चौंक जाती है। क्या कहा तुमने? अभी तक तुमने शादी नहीं किया? तुम मेरी इंतज़ार कर रहे थे? और तब शेखर कहते हैं हंस करके कि हाँ मैडम, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। चलिए, आपका घर बस गया, मुझे बड़ा खुशी है। चलिए, कोई नहीं, फिर अपना ऑटो स्टार्ट कर देते हैं और फिर बुझे हुए मन से ऑटो चलाने लगते हैं। जब उस जगह आ जाती है, तब कहते हैं, तब तक दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होता है। जब वो कॉलोनी आ जाती है, तब अचानक लड़की कहती है कि शेखर, अभी भी तुम गरीब में जी रहे हो क्या? शेखर कहने लगे, हाँ, जैसे मैं था, जैसे तुम छोड़ के गई थी, वैसे ही हूँ मैं।
अभी मैं गरीबी में हूँ। ये भी जो ऑटो रिक्शा है किराए का है, अपना भी नहीं है। लेकिन क्या करना है, किसके लिए कमाना है? जिसके लिए मैंने सोचा था कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, वो सपना ही मेरा टूट गया। तो किसके लिए सब मेहनत करना है? जैसा चल रहा है मैं खुश हूँ, तुम मेरी टेंशन मत करो। लेकिन जो आंचल थी ना, उसके मन में ना जाने अब क्या क्या ख्याल चल रहा था। वो तो शेखर भी नहीं समझ रहे थे। कॉलोनी आ चुकी थी जिस कॉलोनी में जाना था, और शेखर कॉलोनी के चौराहे पर ऑटो रिक्शा रोक देते। कहते मैडम, अब किस तरफ में चलना है, मुझे अब रास्ता तो बता दो। तब आंचल कहती है कि नहीं, इस कॉलोनी में नहीं, आगे चलो, मैं रास्ता बता रही हूँ और उधर लेके चलते रहना। अब रात के आधी रात से ऊपर का टाइम, माहौल बिगड़ा हुआ, बूंदाबांदी कभी कभी तेज भी हो जाती थी। ठंडी हवा का झोंका तेज तेज चल रहा था। बर्फीला एकदम मौसम था, वो भी ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी। और आसमान में बादल जो थे ना, कभी कभी उसमें बिजली भी चमकती थी, गड़गड़ाहट भी होती थी। मतलब डरावना अब एक तरह से वहाँ का वातावरण बन चुका था। लेकिन आंचल से किस बात का डर? शेखर कहते हैं ठीक मैडम, आप मुझे रास्ता बताते रहिएगा और जहाँ जाना हो मैं आपको छोड़ दूंगा। अब उसके बाद में बातचीत बंद हो जाती है। बस रास्ता पूछते हैं मैडम, अब किधर जाना है, आगे अब किधर जाना है, दाएं लूँ बाएं लूँ? आंचल पीछे बैठी हुई और रास्ता बता रही है। तब जा कर के एक सुनसान जगह, एक पेड़, बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। पेड़ के आगे में एक बाउंड्री की हुआ क्षेत्र है। वहाँ पर पेड़ के पास में कहती है आंचल कि शेखर, यहाँ रुक दो। शेखर रुक देते हैं। मन में उनका अब तरह तरह का ख्याल चल रहा है, और वो इस जगह पर पहुँच करके भी समझ नहीं पाते हैं कि आंचल यहाँ पर इस सुनसान जगह पर कॉलोनी छोड़ करके इस सुनसान क्षेत्र में क्यों लेके आई है। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या आंचल यहीं पर रहती है? उनका ध्यान बिल्कुल नहीं था। बस अपने प्यार में डूबे हुए थे कि अगर मैं जल्दी कर लेता तो शायद आंचल मेरे पास में होती। अब तो कोई और बाजी मार ले गया। अब मोहल्ले के लड़के भी कोई भी अब इसमें नंबर अब कोई टॉप नहीं रहा, कोई और ही ले गया। यही सब सोचते सोचते अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं, पेड़ के पास में। तब आंचल कहती है शेखर, अब रोक दो यहाँ पर, मेरा घर आ चुका है। तब शेखर रोक देती हैं पेड़ के पास में। सामने देखते हैं कि बाउंड्री है, एक दरवाज़ा है, और अंदर धुआं धुआं सा उठ रहा है। शायद फॉग थी, ठंड की टाइम थी, उनको ऐसा ही लगा था। तब वो चौंक के कहते हैं कि आंचल, तुम यहाँ पर रहती हो? ये तो कॉलोनी से दूर जगह है, मैं तो पहली बार यहाँ पर आया हूँ। तब आंचल कहती है कि हाँ, फिलहाल तो मेरा घर यहीं पर है, मैं यहीं पर रहती हूँ। ठीक है, अब बताओ शेखर, मैं तुम्हें कितना पैसा दूँ? तब शेखर कहते हैं कि आज तक तुमसे मैंने कोई पैसा लिया है? सच बताना, आज मैं क्यों लूँगा? जाओ अपने घर पर जाओ। कभी मुझे भी याद कर लिया करना जब भी तुम कभी जाना हो। तब आंचल कहती है कि हाँ हाँ, मैं ज़रूर फिर तुमसे मिलूँगी। और इसके बाद बिना पैसे, अब शेखर तो मांगते नहीं हैं, और आंचल देने को तैयार थी, लेकिन शेखर लेते नहीं हैं। क्योंकि आज तक जब भी आंचल उनके रिक्शे में बैठी थी, प्रेम करते थे ना एक तरफा, कभी भी पैसा नहीं मांगे थे। हाँ, आंचल भी इस बात को समझती थी, लेकिन बहुत देर हो चुका था, सब कुछ खेल बिगड़ चुका था। और उसके बाद जो आंचल थी, उसी दरवाजे की जो बाउंड्री किया हुआ था, जहाँ से फॉग सा धुआं सा उठ रहा था, उसके अंदर चली जाती है। फिर वो दरवाज़ा जो खुलता है एक पल के लिए, फिर बंद हो जाता है। काफ़ी देर तक अब उस घर को देखते रहते हैं। बड़ा सा बाउंड्री है, अंदर में कौन लोग हो रहते होंगे? शायद आंचल के पति, उसका परिवार रहता होगा। लगता है ये लोग काफ़ी पैसे वाले हैं, तभी तो इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा एरिया है उनका घर का। फिर अपना मन महसूस करके शेखर जी अपना ऑटो स्टार्ट करते हैं और अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। रात जब अपने बिस्तर पर आते हैं ना, तो आंचल का चेहरा अब उनको चमकता दिखाई देता है। वो जो पिछली बातें हैं, एक एक करके सब सामने आती हैं। कब उनको नींद आती है, अब सपने में वही आंचल ही दिखाई देती है। आंचल के साथ जैसे मौज मस्ती कर रहे हूँ, लेकिन उनका ही सपना था। आखिरकार सुबह में सपना टूटता है।
फिर नित्य क्रम से निपटने के बाद फिर वही ऑटो रिक्शा का चक्कर, सवारी के पीछे भागना, कौन सी सवारी कितना पैसा देगी, कहाँ जाएगी, वही सब टेंशन रहता था। फिर अपने काम में जुट जाते हैं। इस बात को लगभग 5 दिन बीत चुका था। उस क्षेत्र में जाना नहीं हुआ जहाँ पर आंचल को छोड़ के आए थे। 5 दिन बीत गया था। फिर रेलवे स्टेशन की एक सवारी मिलती है और वहाँ पर चले जाते हैं। अभी भी वही मौसम है, ठंड का महीना है। आज बारिश नहीं हो रही थी, आसमान साफ था, अब चांद भी दिखाई दे रहा था। शायद आज पूर्णमासी की रात थी। और अपना ऑटो रिक्शा लगा करके सवारी का इंतज़ार करने लगते हैं। 12:30 बजे वही ट्रेन आती है। कुछ सवारी उतरती है, लेकिन सबके पास कोई ना कोई लेने के लिए आया है। और रात का टाइम है भाई, कोई अब सवारी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसलिए लोग अपने अपने जो घर वाले को बोल दिए थे कि मैं आ रहा हूँ, अब अपना सवारी लेकर आ जाइए। और एक तरह से जो शेखर थे इंतज़ार करते रह जाते, कोई सवारी आए कोई सवारी आए, लेकिन कोई सवारी नहीं आता। काफ़ी देर हो जाता है, ट्रेन भी चली जाती है। तब अपना ऑटो में सवार होते हैं, स्टार्ट ही कर रहे थे। तभी पीछे से एक मधुर सी आवाज़ फिर सुनाई पड़ती है, शेखर शेखर तुम हो। शेखर चौंक के देखते हैं, अरे ये तो आंचल है। आज भी वैसे ही कपड़ा, जैसे सर्दी लगती नहीं हो, सिर्फ अपना फेस कवर किए हुए थी। बड़ी बड़ी अब मोटी सी आंखें काली काली दिखाई दे रही है, बाल खुले हुए हैं। ये वेशभूषा बिल्कुल जैसे सर्दी में उसका कोई असर ना हो रहा है, जबकि सर्दी अच्छी खासी पड़ रही थी। तब शेखर चौंक के कहते हैं कि हाँ जी आंचल, आपने कोई गर्म कपड़ा नहीं लिया। आंचल अब बिना कोई सवाल जवाब किए अब ऑटो रिक्शा के पिछली सीट पर बैठ जाती है। कहती है, शेखर मुझे जल्दी है, क्या मुझे तुम छोड़ दोगे उसी जगह पर जहाँ तुमने उस रात को छोड़ा था। शेखर कहने लगे, हाँ मैडम, क्यों नहीं छोड़ दूंगा, मैं ड्राइवर हूँ और ये तो मेरा काम ही है। चलिए देरी नहीं करते हैं। लेकिन आज आंचल जो थी ना, कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। शेखर उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि मैडम कहाँ से आ रही हो, शायद आप अपने बुआ के घर गई थी क्या। तब आंचल कहती है, क्या तुम्हें याद है अभी तक कि मैं बुआ के घर जाती थी, तुम मुझे छोड़ते थे। तब कहते हैं शेखर, हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है। तब आंचल थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ मैं बुआ के घर गई थी, हाँ वहीं से लौट रही हूँ, लेट हो गया। अब इसके बाद ऐसे ही कुछ बातें करते हुए अब शेखर जो है ऑटो ड्राइव करते हुए और उसी पेड़ के पास में आ करके रिक्शा रोक देते हैं। वो लड़की उतरती है, आंचल अब पैसा देने की कोशिश करती है कि शेखर रख लो, तुम तो ऑटो चलाते हो ना, तुम्हारे पास में तो अपना ऑटो रिक्शा भी नहीं है, तो पैसा रख लो ना, तुम्हारा मदद हो जाएगा। तब कहने लगे शेखर, अरे इतने पैसे से क्या अब मेरा मदद होगा, इसे मैं कौन सा मैं ऑटो रिक्शा खरीद लूँगा। अरे जाओ तुम आंचल, जाओ आप अपने घर में जाओ। आंचल जाने लगती है और फिर अचानक मुड़ती है और कहती है शेखर से कि शेखर क्या मेरे घर में नहीं चलोगे, मेरे घर के बारे में जानोगे नहीं कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, मेरे साथ कौन कौन रहता है। शेखर कहने लगे, हाँ मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन देखो अब आधी रात का टाइम है और ये ठीक नहीं होगा। कभी मैं दिन में आऊँगा, जब तुम दिन में कभी तुम मिलोगी तो मैं तुम्हारे साथ में आ जाऊँगा, अभी ठीक नहीं लगेगा। तुम्हारा परिवार सोया हुआ है, क्या सोचेगा वो, किसको लेके आए घर में आ गई हो। तब आंचल कहती है, अरे नहीं नहीं, आज मेरा कोई परिवार नहीं है, सब बाहर गए हुए हैं, आज मैं घर में अकेली हूँ। जब ये सुनते हैं शेखर, मन के अंदर में कुछ होने लगता है। कहते हैं कि देखो आंचल, तुम घर में अकेली हो और मैं तुम्हारे साथ में जाऊंगा, और उसी बीच उसी दौरान तुम्हारे परिवार के लोग आ जाएंगे तो क्या सोचेंगे। आंचल कहने लगी, अरे आज नहीं आएंगे, वो 2-3 दिन के बाद में आएंगे, आज कोई नहीं है मेरे घर में। अब चलो, अब तुम मेरे बारे में जानना चाहती थी ना कि मैं कितने बड़े घर में रहती हूँ, करती क्या हूँ, मेरे पति क्या करते हैं, मेरे परिवार में कौन कौन है। चलो मैं आज सब कुछ तुम्हें बताती हूँ। लेकिन शेखर मना करते हैं कि नहीं नहीं आंचल, ये ठीक नहीं है, तुम अब शादीशुदा हो और देखो अकेले मिलना ठीक भी नहीं है। चलो हम दोनों
अपने आप को पाक साफ समझते हैं, सच्चा समझते हैं। लेकिन देखो कोई ना कोई अब आ जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और तब वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। सबसे ज़्यादा तो तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो लड़का हूँ, मैं तो झेल भी लूँगा, लेकिन तुम कैसे झेल पाओगे। नहीं, ये ठीक नहीं है। और तब आंचल कहती है कि शेखर, मैं तुम्हें कुछ देना भी चाहती थी, अब यहाँ तो मैं दे नहीं सकती। नहीं, मैं चाहती थी कि तुम अपने लिए एक ऑटो रिक्शा खरीदो और अपना ऑटो रिक्शा चलाओ। मैं तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ, लेकिन ये काम अब इस जगह पर तो नहीं हो सकता ना। जब तुम मेरे घर में चलोगे तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। तुम मना मत करना। तुमने मुझे बहुत ऑटो रिक्शा की सवारी कराया है बिना पैसे का। कुछ मेरा भी फर्ज बनता है। मेरे पास है तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम उसको मेरे तरफ से एक उपहार समझ लेना, एक प्यार का अब एक उपहार समझ लेना। मैं तुम्हारी हो नहीं पाई, इस बात का मुझे भी अफसोस है, तुम्हें तो है ही है। लेकिन ये उपहार मैं जो देना चाहती हूँ ना, इसको मना मत करना, मेरी प्यार का कसम है। अब शेखर आंचल की तरफ देखने लगते हैं। उनको भी लगता है कि करूँ क्या, क्या देना चाहती है। क्या कोई धन दौलत देना चाहती है तो मैं लूँगा नहीं। तब आंचल कहती है कि तुम डरो मत, घबराओ मत। ये जो मैं देना चाहती हूँ ना, ये मेरी पर्सनल चीज़ है। मैं अपने परिवार वालों को, मैं अपने पति, अपने परिवार का कोई धन देना नहीं चाहती। ये मेरा चीज़ है। अब मैं चाहती हूँ कि आज के बाद में ऑटो रिक्शा अपना चलाओ, किराए का नहीं। अब फिर मैं तुम्हारी ऑटो रिक्शा में जमकर सवारी करूँगी। हंसते हुए अब एक तरह से अब आंचल शेखर को हंसाने की कोशिश करने लगी। आखिरकार शेखर का अब वो हंसी आ गई थी। कहने लगे ठीक है, लेकिन उधार रहेगा। जो भी पैसा आप मुझे दोगी मैं धीरे धीरे करके आपको चुका दूंगा। तब आंचल कहने लगी कि नहीं, धीरे धीरे नहीं, पैसा सब कुछ जमा करना। जब पैसा जमा हो जाए ना, तब मुझे एक बार ही दे देना। हंसते हुए कहने लगी अब चलो भी, देर हो रही है, चलो अंदर चलते हैं, बाहर ठंड भी काफ़ी है। तब शेखर कहते हैं कि मैं एक बात पूछना चाहता था। आंचल कहती है कि हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तब कहते हैं कि आंचल, तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या। आंचल कहती है अरे हाँ, क्यों नहीं लगती है, आज भी लगती है, इसलिए तो मैं चेहरा अपना बांध कर रखती हूँ। तब शेखर कहते हैं कि तुम्हें कोई गर्म कपड़ा नहीं है। तब कहते नहीं नहीं, इतना मुझे सर्दी नहीं लगती जितना तुमको लगती है। तुमने तो शुरू से देखा था मैं सर्दियों में गर्म कपड़ा पहनती नहीं थी। आज भी मेरा वही अंदाज है। मैं गर्म कपड़ा पहनना पसंद ही नहीं करती। बातचीत करते हुए उस बाउंड्री के पास आते हैं जहाँ पर काले रंग का दरवाज़ा है। और वो दरवाज़ा जैसे ही छूती है आंचल, वो गेट खुल जाता है। अब फिर पहले आंचल जाती है और इसके बाद अब शेखर जाते हैं। अंदर जाते हैं ना, तो अंदर बड़ा सा एक जैसे हॉल नुमा कमरा है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें, कीमती कीमती फर्नीचर जैसे रखे दिखाई दे रहे हैं। एक साइड में पलंग भी लगा हुआ है। अब कुछ सोफ़ा भी लगे दिखाई दे रहे हैं। खिड़की पर मखमली अब जैसे पर्दे लगे हुए हैं भारी भारी से। मतलब देख करके लग रहा था कि इसकी शादी जिस लड़के के साथ में हुई है ना, बहुत ही अमीर लड़का होगा। तभी तो इतना बड़ा महल जैसा हॉलनुमा कमरे में रहती है। और इसके पीछे और भी कमरे होंगे। वो देखने में जो बाउंड्री थी ना, बहुत ही बड़ी थी। आंचल कह रही थी कि सारा कुछ मेरा ही है। अब एक तरह से अब उसकी रहन सहन ठाट बाट दे करके शेखर अब समझ तो गए थे कि वाकई में इसके पास पैसे की, धन की कोई कमी नहीं है। अब एक तरह से सोफे पे बिठाती है, शेखर को कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ, पहली बार हमारे घर में आए हो ना। और उसके बाद उस हॉल नुमा कमरे से बाहर निकल जाती है। शायद वो किचन में गई है। और इधर शेखर जो हॉल में हर एक चीज़ लगा हुआ है और सब पर निगाहें दौड़ा रहे हैं कि ये भी सोफ़ा भी कीमती है, ये देखो पेंटिंग जो लगी हुई है ये भी कीमती है। मतलब उस हॉल में जितने चीज़ लगे हुए दिखाई दे रहे थे, जो सोफ़ा से लेकर के पलंग तक था, सब कुछ बहुमूल्य था। और तब तक आंचल अब एक ग्लास लेके आती है। कहती है शेखर, मेरे हाथ का अब ये पी के देखो, या तुम चाय कॉफ़ी तो बिल्कुल भूल जाओगे। कहती है
कि एक बार बस मुंह से लगा के देखो, तुम कहोगे कि तुमने ये क्या बनाया। तब शेखर कहते हैं कि नहीं नहीं, अब तुम्हें पता है ना कि मैं चाय बहुत कम पीता, तुम जोर देती थी तब कैंटीन में मैं जाता था, चाय मैं नहीं पीता। तुम्हारे जाने के बाद तो मैं बिल्कुल चाय की तरफ देखता भी नहीं हूँ। तब आंचल हंस के कहती, चाय नहीं है, एक तरह से शरबत है। तुम्हारे जो बदन में सर्दी के एहसास हो रहा है ना, ये सर्दी को दूर कर देगा। मैं भी पीती हूँ और तुम भी पी कर देखो। अब अपना प्यार के हाथों अब कुछ भी मिल जाए, अब शेखर कैसे मना कर सकते थे। वो गिलास लेकर के अपने मुंह में लगाते हैं, अब फिर गटागट गटागट अब पी जाते हैं। बड़ा टेस्टी लगता है, एक शरबत की तरह। और उसके बाद में उनको एहसास भी होने लगता है कि अरे मुझे पसीने आने शुरू हो गए। अब वो बातचीत कर रहे हैं, तब तक अपना स्वेटर वगैरह उतार देते हैं। जैसे अब गर्मी अब उनको लगने लगी है, सर्दी अब दूर भाग गई है। अब इसके बाद उनको नींद आने लगता है। कहते हैं कि आंचल, ये तूने मुझे क्या पिलाया है, मुझे कुछ गर्मी सी लग रही है, अजीब सा लग रहा है, शरीर भारी भारी से हो रहा है, अब तो मुझे नींद भी लग रही है। तब आंचल कहती है कि हाँ, पहली बार ऐसा लगता है। ऐसा करो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, आइए 5 मिनट में सब कुछ सही हो जाएगा। अब फिर देखना, तुम्हें सर्दी का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। अब वही करते हैं, अब उसी सोफे पर आराम करने लगते हैं। कब उनकी आंखें बंद हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। जब उनकी आंखें खुलती है ना, तो अपने आप को ऑटो रिक्शा में पाते हैं। ऑटो रिक्शा में पिछली सीट पर जैसे लेटे हुए। है कहाँ पर? उस जगह पर नहीं जहाँ पर वो अब लेके गए थे आंचल को। वो तो रेलवे स्टेशन के पास में, अब ये कैंटीन के सामने जहाँ अपना ऑटो रिक्शा खड़ा करते थे, वहाँ पर पड़े हुए हैं। ठंडी लग रही थी। तब उनको नींद खुलती है। उनके गर्म कपड़े बगल में रखे हुए हैं, सर के पास में। और वो लगता है कि मैं कोई भयानक सपना देख रखा हूँ। अरे मैं तो आंचल के छोड़ने के लिए गया था, उस जगह पर, उस कॉलोनी से आगे जहाँ पर आंचल बड़े से घर में रहती है। और मैं कब आ गया? मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं शरबत पिया था, और इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। शरीर भारी भारी से होने लगा था, गर्मी बाहर निकलने लगी थी, गर्म कपड़े मैंने उतार कर रख दिए थे और सोफे पे ही आराम करने लगा था। अब फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। जब देखते हैं कि सवारी आ रही है, ट्रेन आके रुकी हुई थी, एक सवारी आके कहती है, भैया खाली हो क्या? तब कहती, हाँ हाँ बैठ जाइए। अब सवारी ढूंढने लगते हैं, लेकिन दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही है कि मैं तो वहाँ गया था, रात में उसके घर में था, और उसने बोली थी कि मैं तुम्हें कुछ धन देने वाली हूँ, जिससे अपना ऑटो रिक्शा खरीद लेना। लेकिन धन कहाँ है? मैं तो रेलवे स्टेशन के पास पड़ा हुआ था। ये चक्कर क्या है? कहीं मैं रेलवे स्टेशन के पास में सो तो नहीं गया था? ये सब सपना तो नहीं है। लेकिन सपना कैसे हो सकता है? आखिरकार सवारी जो बैठी हुई थी, अब वो कह रही, भैया जल्दी चलो ना, जल्दी चलो ना। आखिरकार उसको अब अपनी जगह पर पहुंचाते हैं। अब फिर वहाँ से चल देते हैं। सवारी भी जल्दीबाजी में उतर करके तेज़ी से अपने गंतव्य की तरफ निकल देती है। और वहाँ से फिर वो मोड़ करके पार्किंग एरिया छोड़ करके अब मेन रोड पर आके इंतज़ार करने लगते हैं। तभी पीछे की सीट पर निगाह पड़ती है। वहाँ पर एक काला थैला रखा हुआ है। अरे ये तो उसी सवारी का है। मन ही मन चौंक जाते हैं। अब फिर थैले को उठाते हैं। अरे वो सवारी छोड़ गया। थैला उठाते हैं और फिर उस बिल्डिंग में भागते हैं जहाँ पर सवारी गई हुई थी। लेकिन ये क्या, सवारी कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। हर तरफ जहाँ जहाँ उम्मीद है कि सवारी इस ऑफिस में आई है, कोई काम में लगी होगी, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। लेकिन पूरा बिल्डिंग छान मारते हैं, लेकिन वो सवारी कहीं पर दिखाई नहीं देती है। आखिरकार थक हा करके अपने ऑटो रिक्शा के पास आ जाते हैं और वहाँ भी घंटों इंतज़ार करने लगते हैं। भाई इस सवारी का कोई बहुमूल्य चीज़ होगा, ये सवारी छोड़ गई है, ज़रूर आएगी, मुझे इंतज़ार करना चाहिए। अब एक तरह से दोपहर हो चुका था, भूख भी लग रही थी। अब फिर वहाँ से निकलते हैं कि भाई सवारी तो आई नहीं, अब मैं करूँ क्या? चलो आगे चलते हैं, मैं कुछ देर के बाद मैं फिर यहाँ पर चक्कर लगा जाऊँगा। अब वही करते हैं, खाना पीना खाने के बाद अब उसी बिल्डिंग पास में आ जाते हैं। अब फिर उस थैला को लेकर के बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। हर जगह उस सवारी को ढूंढ लेते हैं,
लेकिन सवारी कहीं भी नहीं मिलती है। तब वही बैग लेकर के काला थैला अपने घर लौट जाते हैं और रख देते हैं। अब इसके बाद अब क्या करना, आराम करना है। आराम करते हैं और तब सपना वही आता है। आंचल सपने में दिखाई देती है मुस्कुराती हुई, जैसे उसी के घर में है। वही कमरा है, आंचल पलंग पर बैठी हुई है और पलंग के पास में खुद बैठे हुए हैं, अपने आप को देख रहे हैं शेखर। आंचल अब उनसे हंसी ठिठोली कर रही है। कह रही है, शेखर कैसा लग रहा है इस घर में मुझे देख करके। अब कहते हैं शेखर कि भाई तुम किस्मत वाली हो कि इतने बड़े घर में अब तुम्हारा शादी हो गया। मैं तुम्हारे पति को देखा नहीं है, तुम अपने पति से क्यों नहीं मिल पाती हो। तब आंचल थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। फिर शेखर पूछते हैं कि मैं जब भी तुम्हारे पति से मिलने के इच्छुक होता हूँ, तुम कोई ना कोई बहाना करके टाल देती हो। आखिरकार तुम्हारा पति कहाँ रहते हैं, तुम्हारे इस घर में तुम्हारे फैमिली क्यों नहीं है। तब आंचल कहती है कि तुम्हें मेरे परिवार से मिलना है। तो शेखर कहते हैं, हाँ मुझे तो बड़ा खुशी होगी कि मैं उन लोगों से मिलूं और तुम अच्छे घर में आ गई हो। तब आंचल कहती है कि देखो शेखर, एक बार अगर तुम उन लोगों से मिल लिए ना, फिर मेरे से मिल नहीं पाओगे। शेखर हंसने लगे, मजाक कर रही हो ना। और लेकिन आंचल जो भी बिल्कुल शांत थी, कहने लगी कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। शेखर अभी भी अपना मन बदल दो, मैं जो कह रही हूँ ना मान जाओ। लेकिन शेखर कहने लगे, देखो मुझे तसल्ली होगी तुम्हारे पति को देख करके, तुम्हारे परिवार को देख करके। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पति परिवार कैसे हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ, तब मुझे तसल्ली मिलेगी। और फिर वही कहती है कि आंचल अरे छोड़ जाओ, भूल जाओ इनको, अरे हम तुम है ना, बैठ कर बात करेंगे, प्रेम करेंगे। तब शेखर कहते हैं कि मैं एक बात तुमसे पूछना भूल गया। तुम मुझे धन दे रही थी ना, तुम मुझे धन के लिए इस कमरे में लेके आई थी कि शेखर तुम अपने लिए एक ऑटो रिक्शा खरीद लेना, तो धन तुमने तो दिया नहीं। आंचल बड़े जोर से हंसती है और कहती है कि शेखर तुम हमेशा वही रहोगे, बिल्कुल पीछे रहोगे। मतलब जहाँ अकल बट रही थी ना, सबसे आखिरी लाइन तुम्हारी होगी। मैं जान चुकी हूँ। अरे मैं तुम्हें धन दिया था और तुम धन को अभी तक देख ही नहीं पाए। अब जो शेखर है ना, चौंक के देखते हैं, कहाँ है धन, कहाँ है धन। तब वो कहती है कि सुबह का सवारी क्या तुम्हें याद है, जो इंसान बहुत जल्दी में था, कह रहे तक जल्दी चलो, मुझे ऑफिस में जल्दी काम है, लेट हो जाएगा। तब कहने लगे, हाँ 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 मुझे याद आ गया, वो सवारी बहुत जल्दी में था। अरे अब उसका थैला तो मेरे पास में पड़ा हुआ है। आंचल जोर से हंसती है, कहती है, उस थैले को कभी खोल के देखा कि उसमें क्या है। शेखर कहते कि नहीं, मैं दूसरे को चीज़ को मैं कैसे खोलूं, मैं तो उसको ढूंढ रहा था कि वो कहीं मिल जाए तो मैं उसको थैला लौटा दूं। तब आंचल जोर से हंसती है, कहती तुम बिल्कुल नहीं बदले शेखर, जैसे पहले थे वैसे आज भी हो, बिल्कुल भोले भाले। अरे बुद्धू, कम से कम खोल कर तो देख लेते कि उसमें है क्या। मैंने तुम्हारे लिए वो भेजा था, तुम्हारे लिए कि तुम अपने लिए एक ऑटो रिक्शा खरीद लो और एक गरीबी की जिंदगी से बाहर आ जाओ, लेकिन तुम हमेशा बुद्धू की बुद्धू ही रहोगे। शेखर हैरान हो जाते हैं, अरे तुमने भेजा था उस आदमी के द्वारा, तो आदमी की क्यों नहीं बताया। तब आंचल कहती है कि हर बात बताया नहीं जाता है, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। लेकिन तुम तो रहे ना बुद्धू के बुद्धू, अभी भी उस चीज को अब खोल के देखो कि उसमें है क्या। तब शेखर खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि तुमने तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। अब चलो अपने पति से मिलाओ, अपने परिवार से मिलाओ, मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन आंचल कहती है कि नहीं शेखर, रहने दो, अगर तुम मेरे परिवार से मिलोगे ना, पति से मिलोगे ना, फिर मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, चलने दो जैसा चल रहा है। लेकिन शेखर अड़ जाते हैं, कहते कि नहीं, अगर तुम अपने परिवार से नहीं मिलाओगी ना, तो मैं उस गिफ्ट को यानी उस धन को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तब आंचल मजबूर हो जाती है, लेकिन उसका चेहरा उदासी में घिर जाता है। फिर कहती है कि चलो, जब तुम नहीं मानते हो, फिर
एक बड़ा सा दरवाज़ा दूसरी साइड में जो लगा हुआ है, और उस दरवाजे को खोलती है। जैसे ही खोलती है ना, बाहर से कुछ बदबू आने लगता है, धुआं धुआं सा नजर आता है। और वो बदबू ऐसा था कि जैसे मांस जल रहा हो। ये बदबू सूंघ करके अब एकदम शेखर मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं, ये कहाँ तुम लेके आई हो? तब आंचल कहती है, अपने परिवार से मिलाने के लिए, यही तो मेरा परिवार रहता है। शेखर हैरानी से कहते हैं, अरे ये तो मुझे लग रहा है कि तुम किसी शमशान में लेके आई गई हो। ये तो मुर्दे जलने के बदबू आ रहे हैं। और देखो देखो, वहां पर मुर्दा अभी भी जी सुलग रहा है, उसकी आग देखो, चिता मुझे दिखाई दे रही है। धुंध उठ रहा था, धुआं उठ रहा था, 3-4 चिता एक साथ दिखाई दे रही थी। वो भी धीरे 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 उसके आग सुलग रहे थे। ये सब देख करके शेखर एकदम डर जाते हैं। कहते हैं, तुम्हारा परिवार कहाँ है? तुम्हारा पति कहाँ है? उनसे मिलाओ। तब आंचल कहती है, आओ जी, उठ कर खड़े हो जाओ। जो जलता हुआ चिता होता है ना, वहां पर एक नौजवान उठ के खड़ा होता है। चेहरा इतना भयानक कि बस शेखर जैसे लगा कि कहीं गिर कर बेहोश ना हो जाए। और उसके बाद में जो देखते हैं ना, वो चारों पांचों चिता जो जल रही थी, सब में कोई ना कोई अब उठ के खड़ा हो जाता है। कोई बूढ़ा औरत होती है, कोई बूढ़ा आदमी होता है, कोई जवान होता है। अब इस तरह वहाँ पर चिता में से लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं और सब एक तरह से शेखर को घेर लेते हैं। शेखर का अब दम घुटने लगता है। कहते हैं आंचल से, आंचल ये सब क्या है? ये सब क्या है? आंचल कहती है कि देखो शेखर, मैं तुम्हें मना कर रही थी ना कि तुम मेरे परिवार से मत मिलो, नहीं तो मैं तुमसे दोबारा मिल नहीं पाऊंगी। लेकिन तुमने जिद किया, अब जिद का असर भी तो देख लो। अब इसके बाद शेखर भागना चाहते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते, गिर जाते हैं। अब इसके बाद जैसे बेहोशी में चले जाते हैं। आज जब आंख खुलती है ना, तो अपने आप को अपने घर के बिस्तर पर ही पाते हैं। पूरा शरीर जैसे डर से कांप रहा था। अभी भी चिता का जो बदबू थी उनकी नाकों में महसूस हो रही थी, और उनके जो बदन पर ऐसे ही राख अभी भी जमे हुए दिखाई दे रहे थे। अपनी हालत देख करके एकदम कांप जाते, अरे मैं कहाँ पर था, ये क्या सब हो रहा है? डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अब इतना सब होने के बाद में अपना शरीर देखते हैं, वाकई में लगता है कि मैं उन्हीं चिता के पास में गया था। तभी तो चिता का राख अब मेरे नाकों में वो बदबू अभी तक महसूस हो रही है। हालत खराब हो जाता है। अपने आप को जैसे तैसे करके अब शांत करते हैं। कहते हैं कि ये तो सपना था, लेकिन सपना था ना, बहुत ही भयानक था। तब जो लड़की ने बोला था, आंचल ने, कि मैंने तुम्हें धन दिया था, तुमने देखा नहीं, तुम बुद्धू के बुद्धू रह जाओगे। तब उस काले जो थैला था जो रखे हुए थे, उसको खोलते हैं। जब खोल के देखते हैं ना, तो उनकी आंखें चौंधी आ जाती है। उसमें तो खालिस सोने का जेवर से दिखाई देते हैं, चमकते हुए। वो उसको पलटते हैं पलंग पर, और तब उनको आंखें आंखें अब फटी की फटी रह जाती है, आंखें बड़ी बड़ी। अब देखते हैं ये तो लाखों का माल है साहब, लाखों का माल है। फिर वो थैले को पलटते हैं और कहते हैं कि उस लड़की से मिलना पड़ेगा, ये तो उसका जेवर है। ये जो मैंने सपना देखा था ना, ये सपना ही होगा, भयानक सपना। बाहर से कोई आंधी वांधी आई होगी और तभी मेरे शरीर पर राख वगैरह कहीं आ गया होगा। सपने को महत्व को नहीं समझते हैं। उनको लगा कि सपना तो सपना होता है, सपना हकीकत कैसे हो सकता है। उस थैले को अब बांध करके और फिर सुबह का इंतज़ार करते हैं। और फिर जैसे सुबह होता है और फिर उसी तरफ चल पड़ते हैं जहाँ पर उस लड़की का घर था, आंचल का घर था, जहाँ आंचल रहती थी। उस पेड़ के पास में जाकर के अब अपना ऑटो रिक्शा रोक देते हैं, काला थैला उठाते हैं और उस बाउंड्री के गेट पर चले जाते हैं। गेट अंदर से बंद होता है। बार बार दरवाज़ा को पीटते हैं, लेकिन गेट खुलता नहीं है। काफ़ी देर खड़े खड़े होकर परेशान हो जाते हैं। और तब कोई शख्स आता हुआ दिखता है, उनके पास पहुंचता है। देखने में उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई, काले रंग का कपड़ा पहना हुआ, देखने में कोई साधु फकीर जैसा दिख रहा था। कहता है, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
इस दरवाजे को क्यों पीट रहे हो? क्या मकसद है? क्या तुम्हें शमशान के अंदर में जाना है क्या? जैसे शमशान का नाम वो फकीर या साधु बाबा लेते हैं, शेखर एकदम खौफ में हो जाते हैं। बाबा, क्या बोल रहे हो? ये दरवाजे के पीछे शमशान है? तब वो साधु बाबा कहते हैं कि हाँ बेटा, इसका मेन गेट उस साइड में है। अगर तुम्हें शमशान में जाना है ना, तो उस साइड से जाओ। ये दरवाज़ा इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। ये दरवाज़ा खुलता नहीं है। आओ मेरे पीछे पीछे। सच कहे ना, शेखर की हालत खराब हो गई थी और सच में इतना डर चुके थे। लेकिन अब दिन का टाइम था और आखिरकार उनके साथ में वो बाबा भी थे। कहने लगे, बाबा मैं तो यहाँ पर एक लड़की से मिलने के लिए आता था। पूरी कहानी बताने लगते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद बाबा शेखर को घूरने लगते हैं। कहते हैं, बेटा वो तुम्हारी प्रेमिका थी? तब शेखर कहते कि हाँ बाबा, मेरी पहली एक तरह से प्रेम थी वो। अभी तक मैंने उसके चक्कर में शादी नहीं किया। मैं इसे इसी घर में आकर के मिला था। मैं यहाँ पर जहाँ पर मेरा ऑटो रिक्शा खड़ा है वहीं खड़ा करता था। लड़की आके दरवाज़ा खोलती थी। अब मैं अंदर भी आया। अंदर में बड़ा सा हॉल है और उसमें कीमती कीमती सामान, फर्नीचर, पलंग से लेकर के हर एक चीज़। लड़की तो कहती थी कि इसका घर है। वो साधु बाबा हंसने लगते हैं और कहते हैं, बेटा जिंदगी बच गई ना, अब चले जाओ। आज जो भी तुम्हें मिला है ना, अब तुम उसको उपहार समझ लेना। ये दिखाओ जरा, मैं भी देखूं। तब काला थैला साधु बाबा का पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि जो कुछ मिला है ना, अब तुम्हें बहुत तरक्की कराएगा। मैं समझ गया उसी लड़की का काम है, लेकिन बेटा आज के बाद इस तरफ भूल के कभी मत आना। नहीं तो वो लड़की तो अब चली गई। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और जो शिकार का इंतजार करते रहते हैं। कहीं तुम उनका शिकार न बन जाओ। भूल के भी इस जगह पर दोबारा मत आना। मेरी बात समझ रहे हो ना? शेखर को सब कुछ समझ गया था, समझ में आ गया था। तब कहने लगे, बाबा क्या मैं ये जेवर है अपने काम में ले सकता हूँ? तब बाबा कहने लगे, हाँ हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो आत्मा ये तुम्हारे लिए ही भेजा था ताकि तुम आगे बढ़ सको। जाओ बेटा, निकल जाओ, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। और दोबारा भूल कर भी इस जगह पर मत आना, नहीं तो आत्माओं का नियत कब बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और उसके बाद शेखर वहाँ से अपना ऑटो रिक्शा और डरते हुए अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिनों तक जरूर अपने घर में रहते हैं डरे हुए, लेकिन काम धाम तो करना था। और इसके बाद उसी जेवर को बेच करके अब अपने लिए घर का इंतजाम करते हैं। किराए के घर में रहते थे, फिर ऑटो रिक्शा खरीदते हैं। अब एक तरह से जो गरीबी थी ना, उनकी दूर भी हो गई थी। परिवार खुशहाल हो गया था। अब इसके बाद परिवार वालों ने अब उनकी शादी भी करा दी। तो कैसी रही आज की कहानी शेखर जी की, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है तो ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा। कोई कहानी हो तभी मुझे शेयर कीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, याद है ना आपको? और नहीं तो इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे मेल आईडी पर। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। अब फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।